जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इस परीक्षा को ध्यान में रखकर जीएस के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है और यहाँ पर आज का जो टॉपिक होगा, स्पेशली ज्योग्राफी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 साल या 12 साल के विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में और स्पेशली आरओ के एग्जाम में। इधर बीच एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए, जो कि आपको अभी तक ज्ञात भी हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है लगभग 60,000 पुलिस आरक्षियों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और 60,000 बहुत ही बड़ी मतलब अमाउंट है। कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या है और आपको केवल एक ही सीट चाहिए, एक वर्दी आपको चाहिए। और जितने भी लोग मन से लगे हुए हैं, आपके 4 साल 5 साल के इंतजार का फल है 60,000 भर्ती के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। समय कम है आपके पास, मुश्किल से 30 या 40 दिन का समय आपको मिल रहा है और इस परीक्षा में आपको एक सीट पक्की कर लेनी है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे लग जाइए। 18 से 22 यहाँ पे एज आपका निर्धारित किया गया है, कोई उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। हाँ, आरक्षित वर्गों के लिए जो जरूर 2 या 3 वर्ष का आपको लाभ मिलने वाला है ना। तो इस परीक्षा को ध्यान में रखकर आप दिन भर, दिन रात, दिन दूनी और रात चौगुनी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि यह एक अंतिम परीक्षा मान के इसको तैयारी करिए। तब आपके शरीर पे जो है, कंधे पे आपका वर्दी चढ़ने वाली है ना। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, आज के सेशन का पहला प्रश्न जो आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों का युग्म बिना उपग्रहों वाला है। ग्रहों का युग्म दिया गया है, ग्रहों का पेयर दिया गया है और पूछा गया है कि किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र एवं मंगल, पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र या फिर बुध एवं मंगल। किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। और इस प्रश्न का उत्तर आप निश्चित रूप से दे सकते हैं, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी, किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, बुध और शुक्र, है ना। सूर्य के 2 सबसे समीप के ग्रह, सबसे पास आपका बुध और उसके बाद आपका शुक्र आता है। तो ये तो प्रश्न का उत्तर रहा। अच्छा, ऑप्शन 1 को अगर देख लें तो ऑप्शन 1 में एक तो शुक्र दिया है, शुक्र का तो कोई नहीं है, लेकिन मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के उपग्रह की संख्या कितनी है? 2 है। एक आपका फेबोस होता है और दूसरा आपका डिमोस होता है। और डिमोस जो है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होगा। पृथ्वी और बृहस्पति यहाँ पे दिया गया है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। और बृहस्पति की अगर बात करिएगा तो बृहस्पति का की जो मुख्य उपग्रह है या सबसे बड़ा उपग्रह जो आपका है वह गैनीमेड है। मंगल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 2 उपग्रह जो है मंगल के हैं, फेबोस और डिमोस। फिलहाल इसका जो उत्तर आपका सही होगा, किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बुध और शुक्र, है ना। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया कि मैगलेन अंतरिक्ष यान का संबंध किस ग्रह से है। किस ग्रह के अध्ययन के लिए मैगलेन नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था? शनि, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी, है ना। तो मैगलेन नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पे भेजा गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए मैगलेन भेजा गया था और उसी ने बताया था कि इसका जो सबसे ऊंचा बिंदु है या सबसे ऊंचा क्षेत्र है वह आपका क्या है? मैक्सवेल पॉइंट है ना। शनि ग्रह के अध्ययन के लिए केसरी नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए कई यान भेजे गए हैं। मिशन पाथफाइंडर आपका है, क्यूरियोसिटी आपका है ना। तो ये आपका पृथ्वी के संबंध में, पृथ्वी तो हम लोग रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। शनि ग्रह की बात करिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, एक गैसीय ग्रह की श्रेणी में आता है। वलयों वाला ग्रह कहा जाता है शनि ग्रह को, या छल्ले वाला ग्रह कहा जाता है शनि ग्रह को। काला ग्रह के नाम से भी इसे आप जानते हैं। और याद रखिएगा, शनि ग्रह के छल्लों की खोज किसने की थी? तो आप बताइएगा, गैलीलियो ने। कभी कभी शनि ग्रह के छल्ले की संख्या आपसे पूछ दी जाती है, कितने छल्ले पाए जाते हैं शनि ग्रह के? तो 7। शुक्र ग्रह की अगर बात करिएगा, प्रेशर कुकर ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे गर्म ग्रह अगर आपसे पूछा जाता है तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका शुक्र है। इसी ग्रह को आप मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसी ग्रह को आप पृथ्वी की बहन यानी भगनी ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह की बात कर लीजिएगा, फेरस ऑक्साइड के कारण इस ग्रह की जो सतह के रंग होता है कैसा होता है? तो लाल होता है। और यही कारण है कि इस ग्रह को आपने क्या कह दिया है? लाल ग्रह भी कह दिया है ना। एक ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन की संभावनाएं विद्यमान है, हालांकि 100% कन्फर्म नहीं है, फिर भी पृथ्वी के बाद कहीं अगर जीवन मिल सकता है तो मंगल पे है। मंगल ग्रह का सबसे
ऊंचा पर्वत पूछा जाता है तो निक्स ओलंपिया बताइएगा। और मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछा जाता है तो ओलंपिया मेसी बताइएगा, है ना। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिए। यहाँ पे जो है कुछ विशेषताएं दिया है और ग्रह दिया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ना। सौरमंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? शुक्र। विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह मंगल यहाँ पे दिया गया है और उपयुक्त सभी सुमेलित है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है ना। देखते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह क्या है? पृथ्वी है। बिल्कुल सुमेलित है, बिल्कुल सही है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सबसे अधिक घनत्व पूछा जाता है तो पृथ्वी का है, ये सुमेलित है। सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है और यही कारण है कि इसको आपने क्या कहा है? मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा है। यहाँ पे जो दिया गया है सी नंबर को देखिएगा, विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह है ना, यहाँ मंगल दिया गया है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सुमेलित नहीं है, यह चीज गलत है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तब तो उत्तर आपका मंगल होता। लेकिन जब विशाल लाल धब्बे की बात हो रही है तो यहाँ पे उत्तर आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मंगल नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति को जो है आप क्या कहते हैं? लाल धब्बों वाला ग्रह कहते हैं। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार बताया था? किसने बताया था कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है? कापरनिकस, स्ट्रैबो, अरस्तु या फिर टालमी, है ना। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, अरस्तु। अरस्तु ने पृथ्वी को गोलाकार बताया था और साथ ही इसने दी थी भू केंद्रीय परिकल्पना, यानी उसने बताया कि इस ब्रह्मांड के या इस सौरमंडल के केंद्र में आपकी पृथ्वी है और सूर्य समेत जितने भी अन्य ग्रह हैं वह पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ये काम किया था किसने? अरस्तु ने। यूनान से संबंधित है। कापरनिकस की बात कर लीजिएगा। कापरनिकस ने दिया था सूर्य केंद्र सिद्धांत, ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का या सौरमंडल का केंद्र आपका सूर्य है और पृथ्वी समेत जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना। चलिए, ग्रहों गति संबंधी नियम आपसे पूछा जाता है, किसने दिया था? जोहान केपलर। प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा। पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। आप गलत करेंगे कन्फर्म, है ना। सिलिकॉन दिया है, एल्युमिनियम दिया है, ऑक्सीजन दिया है और लोहा दिया है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है? कन्फ्यूजन जो होती है आपको लोहा को लेकर होता है और ऑक्सीजन को लेकर होता है। यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी के अभ्यंतर में, आंतरिक भाग में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तब तो आप बताएंगे लोहा। लेकिन जब क्रस्ट की बात आती है, जब भू परपटे की बात आती है, तब वहाँ पे सबसे अधिक तत्व आपका कौन सा हो जाएगा? लोहा गलत हो जाएगा। तब उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है और अभ्यंतर में आपकी लोहा की मात्रा अधिक है। क्रोड जो पृथ्वी का है निकिल और फेरस से मिलके बना है, तो लोहा की मात्रा क्रोड में अधिक होती है। चलिए 6 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है, सबसे पास का तारा है, ये आपसे पूछा गया हो। साइरस, अल्फा सेंचुरी, प्लैक्समा सेंचुरी या फिर सूर्य। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे पास का तारा या सबसे समीप का तारा कौन है? ऑप्शन डी, सूर्य एक तारा है, पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है। और अगर आपसे पूछे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी है, बताइएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर, ये औसत दूरी है। अधिकतम पूछा जाए 15.02 करोड़ किलोमीटर, न्यूनतम पूछा जाए 14.69 करोड़ किलोमीटर। ये आपकी 3 दूरियां हैं। अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या होती है? अधिकतम दूरी पाई जाती है और इसे आप सूर्योच्चिया अपहेलिन कहते हैं। 3 जनवरी इन दोनों पिंडों के बीच में न्यूनतम दूरी होगी, अभी आने वाला है 3 जनवरी, और इस कंडीशन को उपसौर या परहेलियन के नाम से जानते हैं, है ना। ये तो सूर्य की बात हो गई। साइरस की बात करिएगा तो साइरस जो है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है। साइरस या डार्क स्टार कहा जाता है, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा होगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी किस गति से घूमती है,
यह आपसे पूछा गया है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सूर्य पृथ्वी की गति क्या होती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आपकी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। और एकाएक अगर मान लीजिए पृथ्वी पर ब्रेक लग जाए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर दे, उस कंडीशन में क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, है ना। पृथ्वी पर दिन और रात होने के कारण है, क्या कारण है भाई? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का अच्छी झुकाव या फिर चंद्रमा का पृथ्वी की ओर परिक्रमण, है ना। किस कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? घूर्णन गति, है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और 24 घंटे में जो है एक घूर्णन अपने अक्ष पर पूरा करती है। परिक्रमण मतलब सूर्य की परिक्रमा हो जाएगी और परिभ्रमण मतलब क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमना। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। 24 घंटे में एक घूर्णन मतलब 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 9 की अगर बात कर लीजिएगा, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। कहाँ पड़ेगी? चलिए बताइएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत पड़ेगी? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या फिर ग्रीनविच रेखा पे। इस प्रश्न का देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, बीच में विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा। ये ऐसी कंडीशन है ना। दो तिथियां आपकी ऐसी जबकि विषुवत रेखा पे किरणें आपके पड़ती हैं। एक तो आपका 21 मार्च है और एक आपका 23 सितंबर है। कर्क रेखा पे किरणें कब होंगी? 21 जून को होती हैं। और मकर रेखा पे किरणें आपकी कब होती हैं? तो आप बताते हैं 22 दिसंबर। अभी आज है, आज ही आपका 22 दिसंबर है ना। तो ये जो है आपकी 4 तिथियां आपको याद रखना है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को किरणें विषुवत रेखा पे होती है, यानी उस दिन आपका दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। और प्रश्न यही पूछा गया था कि कब, जब दिन रात बराबर होता है तो किरणें कहाँ पे होंगी? ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सी सही, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। 21 जून को किरणें आपकी होती हैं कर्क रेखा पर, है ना, सबसे लंबा दिन हो जाएगा। मकर रेखा पे किरणें 22 दिसंबर को होती है, मकर रेखा पे दिन लंबा होगा। भूमध्य रेखा पर दो तिथि याद रखिएगा, 21 जून और 21 मार्च और 23 सितंबर। और ग्रीनविच रेखा तो मान लीजिए डेली ही आपको गुजरती रहती है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 10 की बात कर लीजिए, दिया गया है कि पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। किस कारण पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी का झुकाव, उपरोक्त में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, उसके कारण क्या है? यहाँ पे जो पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा कर रही है यह भी कारण सही है, पृथ्वी का अच्छी झुकाव यह भी कारण आपका सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 की बात करिएगा। दिया गया है यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच में 1/4 दूरी कम कर दी जाती है तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे यहाँ की वर्ष की अवधि कम हो जाएगी या फिर अंतरिक्ष में पृथ्वी विलीन हो जाएगी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हमारी पृथ्वी जब दूरी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा? तो हमारे यहाँ वर्ष की अवधि पर पड़ेगा। जब पृथ्वी इस समय क्या है 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और ये एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन का समय लेती है। जब ये दूरी कम हो जाएगी तो ये अवधि आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट कॉपी नहीं है, हो जाएगा, है ना। इसके बाद प्रश्न संख्या अगर बात करिएगा यहाँ पे 12 की, दिया है एक ग्रह के दिन का मान और उसके झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है। यह कथन किस ग्रह के संबंध में कहा जा रहा है? यह आपसे पूछा गया है। क्या है? शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर अरुण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव मंगल का। पृथ्वी झुकी है कितना? 23.5 डिग्री। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होगा मंगल।
मंगल का अच्छी झुकाव 25 अंश, पृथ्वी का अच्छी झुकाव लगभग 23.5 अंश, पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव है। और परिभ्रमण काल भी नियर अबाउट मान के चलिएगा, एक दिन का मान भी आपका पृथ्वी के समान ही होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की बात करिएगा, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन अवस्था सबसे सुसंगत है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है, ये आपसे पूछा गया है। वायुमंडल संगठन है, तापीय अवस्था है, बर्फ छत्रक है, छत्रकों की हिमाच्छादित जल की उपस्थिति और ओजोन की उपस्थिति। तो क्या सबसे उपयुक्त है यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। बर्फ छत्रक और हिमाच्छादित जल की उपस्थिति जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल की सतह पर किस तिथि को पहुंचा था, कब उतरा था, अमेरिका के द्वारा भेजा गया था, और यह तिथि आपकी थी ऑप्शन ए 26 मई सन 2008 को। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, न्यूटन, कोपरनिकस, केपलर या फिर गैलीलियो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, बृहस्पति के उपग्रह खोज किसने की है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, गैलीलियो होगा। और गैलीलियो ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने शनि ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले का पता लगाया था, है ना। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, जो आने वाली एक दूसरी परीक्षाओं में आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।